राधाबाई वर्सेस राम नरेन 2019। ये केस हमें बताएगा कि ग्रैंड डॉटर के क्या इनहेरिटेंस राइट्स हैं अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। केस की साइटेशन किसी के घर के एड्रेस जैसा होता है। ये केस हमें कहाँ पर मिलेगा, ये केस साइटेशन से पता चलता है। 2019 में ये केस डिसाइड हुआ था। प्रेजेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया, जिसमें बेंच में कंसिस्ट करते थे जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। की एरियाज ऑफ लॉ जो पाए जाएंगे इस केस में वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, पर्टिकुलरली जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है उसके बारे में बताता है। खास बात जो ध्यान रखने वाली ये होगी कि सेक्शन 6 जब इनैक्ट हुआ था 1956 में, तब डॉटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज को पार्टनर्स। लेकिन इस केस का डिस्कशन सेक्शन 6 के उस अमेंडमेंट के बारे में भी होता है जहां पर 2005 में डॉटर को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज को पार्टनर्स। ये केस कंसेप्ट ऑफ स्पेस सक्सोनियस के बारे में भी बात करता है, जो एक लैटिन फ्रेज है और जिसका मतलब है होप टू सक्सीड। फैक्ट्स ऑफ द केस से हमें ये पता चलता है कि जो ओरिजिनल होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं वो है सुखदेव छनाहू, जो हिंदू हैं और गवर्न किए जा रहे हैं मिताक्षरा लॉ के अंडर। जो सूट प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी गई है सुखदेव की। सुखदेव के दो सन्स हैं जो को पार्टनर्स हैं। इनका नाम है जनकराम और पीलाराम। जनकराम के दो सन्स हैं साहिबलाल और सोनू। अपेलेंट प्लेंटिव जो राधाबाई हैं वो डॉटर हैं साहिबलाल की। फैक्ट्स ऑफ द केस से हमें ये भी पता चलता है कि डेथ की क्रोनोलॉजी क्या है। साहिबलाल जो राधाबाई के फादर हैं और राधाबाई अपेलेंट है और सूट फाइल करती हैं साहिबलाल की प्रॉपर्टी में सक्सीड करने के लिए, वो डिसीज होते हैं 1957 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि साहिबलाल प्री डिसीज हो चुके हैं, मतलब पहले उनकी मौत हो जाती है अपने फादर जनकराम से और अपने ग्रैंडफादर सुखदेव से। सुखदेव डाइड इन 1965 और जनकराम उनकी डेथ होती है 1982 में। फैक्ट्स हमें आगे ये बताते हैं कि सुखदेव की डेथ के बाद जो 1965 में हुई थी, दोनों भाई जनकराम और पीलाराम के बीच की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो पार्टीशन्ड हो जाती है 1967 में, मतलब प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाता है। जो सूट प्रॉपर्टी है वो जनकराम के एक्सक्लूसिव शेयर में पहुंच जाती है। यही प्रॉपर्टी जो जनकराम के एक्सक्लूसिव शेयर में आती है वो उसे 1979 में एलिनेट कर देता है, एक सेल डीड अपने ग्रैंडसन्स के फेवर में एग्जीक्यूट कर देता है। ये ग्रैंडसन्स हैं सोनू के सन्स जो हैं राम नारायण, जय नारायण और रोहित कुमार। ये ओरिजिनल डिफेंडेंट्स भी हैं इस केस में। अब जानते हैं कि अपेलेंट के क्या क्लेम्स थे। राधाबाई जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है 1984 में, तब बोलती हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम पे म्यूटेट कर दी जानी चाहिए। म्यूटेशन एक लीगल प्रोसेस है जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, वो नाम दर्ज किया जाता है। उसी ड्यूरेशन में राधाबाई डिस्कवर करती हैं इस सेल के बारे में जो जनकराम ने अपने 3 ग्रैंडसन्स के फेवर में की थी। ध्यान दें ये 3 ग्रैंडसन्स ओरिजिनल डिफेंडेंट्स भी हैं। वो सूट फाइल करती हैं 1985 में पार्टीशन की मांग उठाते हुए और क्लेम करना चाहती हैं प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को। अब देखें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जजमेंट की क्या जर्नी रही है। ट्रायल कोर्ट में राधाबाई के सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। फर्स्ट अपेलेट कोर्ट रूल करता है राधाबाई के फेवर में, लेकिन हाई कोर्ट ओवरटर्न कर देता है फर्स्ट अपेलेट कोर्ट का डिसीजन। वो रिस्टोर करता है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को और फेवर करता है ओरिजिनल डिफेंडेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट भी ओरिजिनल डिफेंडेंट्स को ही फेवर करता है और राधाबाई को कोई रिलीफ नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इश्यूज थे? पहला इशू था वैलिडिटी ऑफ पार्टीशन का। क्या पार्टीशन जो जनकराम और पीलाराम के बीच में 1967 के आसपास हुआ था वो वैलिड था या नहीं? दूसरा इशू था कि प्रॉपर्टी जो पार्टीशन हो चुकी है उसके बाद उसका नेचर कैसा होगा, प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या होगा।
जनकराम पार्टीशन के बाद क्या एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं सूट प्रॉपर्टी के, और अगर बन जाते हैं तो क्या उनके पास राइट है कि वो डिस्पोज ऑफ कर सकें अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को अपने डिजायर के हिसाब से। तीसरा इशू ये भी था कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए जब हम राधाबाई के क्लेम को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप लगना चाहिए या सक्सेशन लगना चाहिए सूट प्रॉपर्टी को जो जनकराम के हाथ में थी। और चौथा इशू जो कोर्ट के सामने था वो था ये मॉनिटर करना कि राधाबाई का स्टेटस एज लीगल हेयर क्या बनता है। क्या राधाबाई डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन के हिसाब से क्वालिफाई करती हैं क्लास 1 हेयर बनना अनअमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। अगर ऐसा है तो क्या वो इंटाइटल्ड हैं एक शेयर पाने के लिए या नहीं। अब राधाबाई कंटेंट करती हैं कि उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए जो कि उन्हें मिलेगा साहिब लाल अपने फादर के थ्रू। साहिब लाल प्री डिसीज हो चुके हैं। आगे वो ये भी आर्ग्यू करती हैं कि प्रॉपर्टी रिटेन करती है अपना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर और उनके पास उस प्रॉपर्टी में बर्थ राइट है। वो ये भी कंटेंट करती हैं कि ये जो सेल की गई है जनकराम द्वारा वो बाइंडिंग नहीं है उनके शेयर पर। दूसरी तरफ हमें कंटेंशंस देखने को मिलती हैं राम नरेन एंड अदर्स की जो रिस्पोंडेंट्स हैं। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि पार्टीशन जब हुआ था 1967 में वो वैलिड था और उसी की वजह से जनकराम जो कि उनके ग्रैंडफादर हैं उनके हाथ में प्रॉपर्टी एज सेपरेट आती है। जनकराम पार्टीशन के बाद एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं प्रॉपर्टी के। वो ये भी सबमिट करते हैं कि पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी लूज करती है अपना कोपार्सनरी कैरेक्टर और जनकराम के हाथ में जब प्रॉपर्टी आती है पार्टीशन के बाद तो वो उनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। वो ये भी कंटेंट करते हैं कि राधाबाई फॉल नहीं करती हैं एज क्लास 1 हेयर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, और वो स्ट्रेस भी करते हैं कि जनकराम के पास राइट टू एलिनेशन था अपनी सेल्फ एक्वायर्ड अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी पे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सुप्रीम कोर्ट कुछ की प्रिंसिपल्स एनालाइज करता है जैसे इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। कोर्ट रीटरेट करता है कि जैसे ही पार्टीशन होगा तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी एंड इट विल सीज टू बी अ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। जनकराम जब पार्टीशन हुआ था 1967 में होल्ड करते हैं उस प्रॉपर्टी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगला की प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करते हैं वो है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कोर्ट रेफर करती है अपनी ही प्रीवियस जजमेंट्स को और होल्ड करती है कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है हिंदू मेल द्वारा सेक्शन 8 के अंडर वो HUF कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है, उस प्रॉपर्टी को वो एज सेपरेट प्रॉपर्टी लेता है। इसका मतलब थ्रू एनालॉजी हम समझ सकते हैं कि पार्टीशन के बाद जनकराम का शेयर उसका सेपरेट प्रॉपर्टी बनता है। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करता है सेक्शन 6 को भी, लेकिन प्रायर टू अमेंडमेंट ऑफ 2005। सेक्शन 6 बताता है डेवोल्यूशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कैसे होगी। 2005 की अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 6 ये बताता था कि किसी भी हिंदू मेल का टेस्टामेंट्री या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन होगा अगर वो डिसीज हो जाता है और अपने पीछे छोड़कर जाता है एक फीमेल रिलेटिव जो स्पेसिफाई की गई है क्लास 1 हेयर, या फिर एक मेल रिलेटिव जो फीमेल रिलेटिव के थ्रू क्लेम करता है। अगर ऐसा नहीं है तभी डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के थ्रू प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेस सक्सोनियस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है होप टू सक्सीड। राधाबाई के पास सिर्फ एक चांस था प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का। वो एक्सपेक्ट कर सकती थी इनहेरिटेंस, लेकिन कोई शेयर मिले उन्हें प्रॉपर्टी में एज को पार्टनर, ये राइट उनके पास मौजूद नहीं था। को पार्टनरी राइट उनमें वेस्टेड नहीं था। जब हम स्पेस सक्सोनियस के राइट के बारे में बात करते हैं, ये वेस्टेड राइट नहीं होता है। ये राइट तभी क्रिएट होता है जब कोई भी इंसान डिसीज हो जाता है और विल बनाकर नहीं जाता है, तब सक्सेशन उस इंसान के लिए ओपन होता है और लीगल लेयर्स में ये राइट क्रिएट होता है जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर सकते हैं। राधाबाई को कोई भी प्रॉपर्टी में राइट मिलने का मतलब ये था कि जनकराम इंटरस्टेट डिसीज होते
और वो प्रॉपर्टी को ओन करते। अगर वो इंटरस्टेट डिसीज होते तो इसका मतलब सक्सेशन उनके रिगार्ड में ओपन हो जाता, तब राधाबाई कोई क्लेम कर सकती थी प्रॉपर्टी में एज लीगल हेयर। लेकिन ये फैक्ट बहुत कंपेलिंग है कि साहिब लाल जो राधाबाई के फादर थे वो खुद ही पहले मर जाते हैं अपने फादर जनकराम से और अपने ग्रैंडफादर सुखदेव से। जजमेंट में बहुत इंटरेस्टिंगली ये फ्रेज यूज हुआ है कि राधाबाई कुड नॉट क्लेम अ हायर राइट देन व्हाट हर फादर हैड। कहने का मतलब ये है कि साहिब लाल के पास जब खुद ही कोई राइट नहीं था सूट प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो पार्टीशन हो चुकी थी और पार्टीशन के बाद एक्सक्लूसिवली रिजाइड करती है जनकराम में, जिसे वो सेल के थ्रू एलियनेट भी कर देते हैं, तो फिर राधाबाई के पास कौन सा राइट आ सकता है। आखिर में अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है कि राधाबाई की जो अपील है उसे डिसमिस किया जाना चाहिए। जो पार्टीशन अक्कर हुआ था जनकराम और पीला राम के बीच में 1967 में, वो वैलिड माना जाता है। इसी पार्टीशन की वजह से जनकराम के एक्सक्लूसिव शेयर में पार्टीशन प्रॉपर्टी आ जाती है, जो कि सूट प्रॉपर्टी भी है। जनकराम इस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर बनते हैं। जब हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ओनर या फुल ओनर, इसका मतलब ये होता है कि ओनर के पास सारे प्रोप्राइटरी राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी अवेलेबल हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। वो अपनी विम्स, फैंसीज, डिजायर्स, विशेस से किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं अगर वो विल बनाते हैं। नहीं तो सक्सेशन ऑर्डिनरीली उनके लिए भी ओपन होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि जनकराम के पास लेजिटिमेट राइट था कि वो अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सके अपने डिजायर्स के हिसाब से अपनी लाइफ टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि राधाबाई जो डॉटर थी प्री डिसीज्ड सन की, वो क्लास 1 हेयर नहीं है अंडर अनअमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। इस जजमेंट को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना गया है क्योंकि ये क्लैरिटी देता है सेक्शन 6 की। ये जजमेंट बात करता है अनअमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। इसका मतलब 2005 की अमेंडमेंट अभी तक हमने नहीं देखी है। ये जजमेंट रीअफर्म करती है और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देती है क्लास 1 एयर्स को और बताती है कि क्लास 1 एयर्स में ग्रैंड डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, रादर एक्सक्लूडेड हैं और वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकती हैं। ये जजमेंट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमें प्राइमेसी ऑफ कोडिफाइड लॉ के बारे में बताता है। ये एम्फसाइज करता है कि स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताई गई हैं वो प्रिवेल करेंगे ट्रेडिशनल मिताक्षरा कस्टम्स पे। ये जजमेंट इफेक्ट ऑफ पार्टीशन के बारे में भी बताता है और रीइटरेट करता है कि जब भी पार्टीशन होगा तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी। जब सेपरेट प्रॉपर्टी हाथ में आएगी तो ओनर उसका एब्सोल्यूट ओनर होगा, जिसका मतलब ये है कि उसके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट टू एलिनेशन भी होंगे। ये जजमेंट रेलेवेंस बताता है स्पेस सक्सोनियस की भी और हाईलाइट करता है कि मेयर चांस ऑफ सक्सेशन डिफरेंट है वेस्टेड राइट से। ऐसे में ये चैलेंज करना कि एब्सोल्यूट ओनर अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर कर दे थर्ड पार्टी में, वो मुश्किल होगा। इस जजमेंट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। ये जजमेंट क्रूशल है ये समझने के लिए कि हिस्टोरिकल एप्लीकेशन ऑफ हिंदू इनहेरिटेंस लॉज क्या थी। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ग्रैंड डॉटर के राइट्स की बिफोर 2005 अमेंडमेंट। ध्यान दें, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 में अमेंडमेंट ला सेक्शन 6 के रिगार्ड में वो डॉटर्स को एक्नॉलेज करता है एज को पार्टनर्स। ये जजमेंट रीइंफोर्स करता है प्रॉपर्टी राइट्स को भी। ये अपहोल्ड करता है इस प्रिंसिपल को कि एक बारी प्रॉपर्टी अगर पार्टीशन के बाद लॉफुली किसी के शेयर में आती है तो वो उसे राइटफुली एलियनेट कर सकता है। ऐसी ट्रांजैक्शंस जनरली प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट फ्यूचर क्लेम्स।